हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैं माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये बताऊं कि माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस क्या क्या होता है बीएससी और एमएससी के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप बीएससी चूज़ करने का सोच रहे हैं ट्वेल्थ के बाद में या आपने चूज़ कर ली है और आपको जानना है कि सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, टॉपिक्स कौन से हैं, जिनको पढ़कर जिनको देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको ये अपना जो माइक्रोबायोलॉजी है कोर्स ये चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ट्वेल्थ के बाद में, आपका इसमें इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा। इस वीडियो को देख के आज सारे ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊंगा बीएससी सिलेबस जो होता है, यानी बीएससी और एमएससी का जो ये सिलेबस है, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो नेट और जेआरएफ की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रहेगी इस कोर्स को करने के बाद में, मतलब हमें क्या फ़ायदा मिलेगा बेसिकली ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत अच्छा वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव है। थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है क्योंकि पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं, बट ओके आपको ये वीडियो देखना ही चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आगे चलने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सारे जॉब के अपडेट्स जितने भी होते हैं वो बताता रहता हूँ, जॉब अपडेट्स के बारे में। प्लस साथ ही में किसी एग्ज़ाम के फॉर्म निकले हैं उन सब के बारे में मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे सिलेबस के बारे में। तो जो सिलेबस है आपका, देखिए बीएससी कई तरह से हो सकता है। आपका ईयरली भी हो सकता है या आपका सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ईयरली है या फिर सेमेस्टर वाइज है, आपको सब्जेक्ट्स यही पढ़ने पड़ेंगे। मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का सिलेबस जो है कंबाइन करके देखा है, तो उन सब का जो सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट्स थे वो लगभग सिमिलर थे। तो शुरू करते हैं। देखिए आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, जिसमें सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इस कोर्स के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के जितनी फंडामेंटल चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, वो सब कुछ आप पढ़ेंगे। यानी कि जैसे कि हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी थी वो शुरू कहाँ से हुई, उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या क्या हैं, इसमें जर्म थ्योरी वगैरह आ जाएगा, डिजीज़ की जर्म थ्योरी, स्पॉन्टेनियस थ्योरी, ये सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी इसमें। हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स में मतलब वायरसेस की डिस्कवरी कैसे हुई, इम्यूनिटी कैसे पता चला, कीमोथेरेपी की शुरुआत कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ इसमें आप पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैंने खुद पढ़ा है। मैं जो हूँ एक बीएससी और एमएससी मैंने अपना माइक्रो से ही किया है, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पता है। दैट्स वाई मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी वेबसाइट से उठा लिया मैंने सिंपल और मैं बताने लगा हूँ आपको, नहीं। तो ये जो फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आप और क्या पढ़ेंगे, स्कोप के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि माइक्रोबायोलॉजी में कितने स्कोप्स होते हैं, क्या क्या स्कोप्स होते हैं। थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि लंबा सिलेबस है। तो ये हो गया। उसके बाद में करियर्स वगैरह के बारे में बताएंगे, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे। वो मैंने भी बहुत बार बताया हुआ है, आपको आई बटन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो इसमें आप पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में, सेल के बारे में, प्लांट सेल, एनिमल, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जो क्लासिफिकेशन होता है माइक्रोब्स का, एनिमल्स का, प्लांट्स का, इन सब का जो क्लासिफिकेशन है, विटेकर की 5 किंगडम आपने 11th-12th में पढ़ी होगी, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी वगैरह पढ़ेंगे। साथ ही में जो सेकंड सब्जेक्ट है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी में, पेपर सेकंड है, इसको आप छोड़ दीजिएगा कि ये पेपर सेकंड क्या लिखा हुआ है, B102 क्या लिखा हुआ है। ये जिस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके कोड नंबर डले हुए हैं, तो इनको आप भूल जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपना यहाँ पर जो बैक्टीरियोलॉजी लिखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पर जो फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो बैक्टीरियोलॉजी में जितने टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसको बैक्टीरिया को जब हम इस माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उस टेक्निक का नाम है ग्राम स्टेनिंग, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके अलग अलग तरह की स्टेनिंग टेक्निक होती है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मतलब बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, शुरुआत से लेके आखिर तक। उसका स्ट्रक्चर, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना पीना, उसका एक्सक्रीशन, उसका मरना, उसका
उसके बीमारी और उस अलग अलग उसमें जितने एक्सेप्शंस हैं सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में तो ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह सबसे ज़्यादा होंगे, तो ये सब चीज़ें आप इसमें भर भर के पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन वगैरह ये आप पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में ही हमारा जो ये सॉरी मैं दोबारा उस पर आ गया, अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। ओके, तो ये है हमारा वायरोलॉजी, जो सेकंड है इसमें बैक्टीरियोलॉजी के बाद में वायरोलॉजी है। वायरोलॉजी में मतलब कि स्टडी ऑफ वायरसेस, ये जो आप अभी कोविड-19 चल रहा है इसके बारे में भी आप पढ़ोगे, कोविड वगैरह के बारे में पढ़ोगे, आप सब कुछ पढ़ोगे। तो वायरोलॉजी में हमसे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी हिस्ट्री, इसका स्ट्रक्चर, वायरसेस के कौन कौन से जनरल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, ह्यूमन HIV वायरस है, एड्स है, TMV है, और अब तो आपको कोविड भी पढ़ाई जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कोविड वगैरह आपको। और उसके बाद में इनका रेप्लिकेशन कैसे होता है, इनका DNA कैसे बनता है, इनका DNA डबल कैसे होता है, उसको कैसे मार सकते हैं वायरस को, इनके नाम कैसे दिए जाते हैं, क्लासिफिकेशन कैसी है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब की बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में, इन सब की वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, इनकी ये नेचर में कैसे होते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद में कुछ और है, जैसे कि माइकोलॉजी है एंड फाइकोलॉजी है और प्रोटोजूलॉजी है, मतलब कि आपका फंजाई के बारे में आप पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रोटोजोआ जो होते हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनके ये फंक्शंस क्या क्या करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, लाइक जनरल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एल्गी की, फंजाई की, और उसके बाद में आपका प्रोटोजोआ जो होते हैं, इनसे बीमारी, इनसे एंटीबायोटिक्स कैसे बनती हैं, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। तो पूरा डिटेल में फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ ये भी आप पढ़ेंगे, बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे, वायरस भी पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला है हमारा बायोकेमिस्ट्री। देखिए, बैक्टीरिया आपने पढ़ लिया, वायरस पढ़ लिया, और उसके बाद में अपने फंडामेंटल्स पढ़ लिए माइक्रोबायोलॉजी के। आपको सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं सब्जेक्ट बताऊं, तो अगर आपने फंडामेंटल्स अपना क्लियर कर लिया, जो फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें अगर आपका हाथ मजबूत है, स्ट्रॉन्ग हो आप, तो इसका मतलब आपको सभी सब्जेक्ट जो है इसमें इजी लगने लगेंगे। तो उसके बाद में चलिए अब बताते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं, बायोकेमिस्ट्री से पता नहीं क्या है भाई। मैंने बायोकेमिस्ट्री के ऊपर हालांकि बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, ऊपर आई बटन में या नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर आप देखिए मेरे लेक्चर्स को, मज़ा आ जाएगा आपको। तो बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके स्ट्रक्चर, इनके फीचर्स, इनकी इम्पोर्टेंस, जैसे कि वाटर है, या फिर आपका फैटी एसिड्स हैं, आपका प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। इनके स्ट्रक्चर से लेकर आइसोमर से लेकर इनके इम्पोर्टेंस, इनका यूजेस, इनके एप्लीकेशंस, ये सब कुछ, इनके जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं ये सब कुछ पढ़ेंगे आप। प्रोटीन से, एंजाइम से, लिपिड से, बायोमेम्ब्रेन्स, न्यूक्लिक एसिड को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरे माइक्रोबायोलॉजी में हर जगह मिलेगा, लगभग हर सब्जेक्ट में मिलेगा, कैसे ही भी मिलेगा। सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है न्यूक्लिक एसिड की। हालांकि सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आगे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो मतलब DNA, RNA इनको तो घोल के पी जाना आप। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट वगैरह है। उसके बाद है बायोफिज़िक्स। ये बायोफिज़िक्स जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में स्कोप वगैरह पता नहीं क्यों इनके ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा है, बट विदेशों में जो कुछ जैसे कि USA वगैरह, इनमें काफ़ी स्कोप है। आई होप इंडिया में भी हमारे जल्दी आने वाले टाइम में इन सब का स्कोप बढ़े। तो फिज़िक्स एंड बायोलॉजी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। कायरलिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स वगैरह आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या स्कोप होते हैं, इसके मेथड्स ऑफ बायोफिजिक्स से क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, देखो फिजिक्स आपको यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। काइनेटिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट JRF में बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। बैक्टीरियोरोडोप्सिन क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और केमियो ऑस्मोटिक कपलिंग क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अगर ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा तो फिर तो भाई बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं कुछ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको बता रहा हूँ।
अब आगे चलते हैं। तो प्रैक्टिकल्स देखिए आपको कौन कौन से करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो आपको जो है लाइक स्टेनिंग वगैरह होती है, ये सब कुछ आपको करने पड़ेगी। यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको चलाना आता है कि नहीं आता है, और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और जो उसमें कैसे वर्क करता है आपका माइक्रोस्कोप, कैसे वर्क करता है, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, और ये स्टेरिलाइजेशन की कैसे जाती है, कल्चर मीडिया कैसे बनाए जाते हैं, बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में आप कैसे देखोगे, उसकी स्लाइड कैसे प्रिपेयर करोगे, वायरसेस के कौन कौन से तरीके होते हैं देखने के, उनको डायग्नोज करने के, ये सारी चीज़ें हैं। तो एल्गी के कुछ वायरसेस के होंगे प्रैक्टिकल्स वगैरह, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर कराएंगे, कुछ एल्गी के ऊपर, कुछ फंजाई के ऊपर, कुछ प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, नेमाटोड्स, इन सब के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे। हालांकि इसमें सारी चीज़ें पढ़ाई वही जाती हैं जो आपको MBBS वगैरह में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन आई डोंट नो वाई BSc वगैरह का इतना कुछ ये लोग कुछ मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों, बस MBBS गाते रहते हैं, उन्हीं को सब कुछ दे रखा है, जबकि पढ़ाई वहाँ यहाँ पर भी सेम है। चलो भाई, उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब एक तरह से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि सेल का मरना ही होता है प्लाज्मोलाइसिस, मतलब प्लाज्मा जो होता है उसका रप्चर हो जाना, फूट के बाहर निकल जाना सेल वॉल को। उसके बाद में बफर्स वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे, pH वैल्यूज, शुगर, प्रोटीन के इनके टेस्ट वगैरह होते हैं कुछ कुछ, ये सब आप प्रैक्टिकल्स में भी करोगे अपने। उसके बाद में हालांकि कॉलेज वाले इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करवाते नहीं हैं, निकम्मे होते हैं ना। उसके बाद में सब्सिडाइज कोर्स, देखो ये छोड़ देना आप, इसको ये छोड़ दो, आप बिल्कुल छोड़ दो इसको। मैं बताता हूँ बेसिकली ये क्या है। ये हमारा 2 कोर्स होंगे ऐसे जी कि जूलॉजी भी होगा और बॉटनी भी होगा। तो ये जो है नोमेनक्लेचर यहाँ पर आपको इसका जो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा जो दिए हुए हैं, ये जूलॉजी है बेसिकली। तो जूलॉजी भी आप पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, और ये आगे जो है आप इसमें बॉटनी भी पढ़ोगे। तो यहाँ पर ये चलो जूलॉजी हो गया। जूलॉजी के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्लासिफिकेशन है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्टेल्मिंथेस, 12th में भी पढ़ा होगा आपने। नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब जूलॉजी वाली चीज़ें पढ़ोगे। सेम आप बॉटनी में भी पढ़ोगे, लाइक इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, प्लांट्स की कितने तरह का क्लासिफिकेशन है, उनके एप्लीकेशंस, उनके यूजेस, इस पर एनिमल टिश्यूज़ में क्या है, प्लांट टिश्यूज़ में क्या है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, ये सब, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। और अगर आपका 12th क्लास में आपने ये सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ पर बहुत ईजीली ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सही है। इसमें अगर आपने फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर लिया तो आपके माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, एल्गी में भी, फंजाई में भी, और प्लांट्स वगैरह में भी। उसके बाद में कुछ कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल्स भी होंगे, लाइक एपिथेलियल टिश्यू को आपको देखना है, और क्रॉस सेक्शन देखना है आपको, इस तरह से। चलो अब बात करते हैं, सेल बायोलॉजी भी आपको पढ़ना पड़ेगा माइक्रोबायोलॉजी में ही। सेल बायोलॉजी में सबसे पहले जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर वगैरह आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारे के सारे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जैसे कि आपका जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक आपको सेल मेम्ब्रेन भी है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइजोसोम है, पेरोक्सिसोम्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीज़ें, इनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको पढ़ने पड़ेंगे। गोल्जी बॉडी, मतलब जो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जितना होता है, उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको डिटेल में बना के उन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंशिएशन जो है, इसमें हमारा काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो भाई माइक्रो जितना अंदर जाओगे, डीप में चलते चले जाओगे आप एकदम से। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना, तो भाई इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोटेक से रिलेटेड, जॉब्स अपडेट्स, इस तरह के हम सब बताते रहते हैं आपको, तो लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिड्स हैं, सेंट्रोमियर्स, इन सब के बारे में डीप में। सेल डिवीजन कैसे होता है 12th में ही पढ़ा होगा आपने, यहाँ पर बहुत डीप में आप पढ़ोगे अच्छे से अगर आपके टीचर्स अच्छे होंगे। उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल टू सेल एडहेशन क्या है, केमिकल सिग्नलिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बोर हो रहे हो ना, तो प्लीज़ 2 मिनट का ब्रेक ले लेना, क्योंकि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको देखनी चाहिए पूरी। उसके बाद में माइक्रोबियल फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, इसका बैक्टीरियल फिजियोलॉजी क्या है, वायरस की क्या है, प्रोटोजोआ की क्या है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। उसके बाद में इनकी ग्रोथ कैसे होती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ कैसे होती है, ये लोग न्यूट्रिशन कैसे मिलता है इनको, खाने में क्या लेते हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि पिज़्ज़ा पास्ता खा रहे हैं, हालांकि इनकी अलग चीज़ें होती हैं, लाइक
ये शुगर लेंगे, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर लिपिड्स, फैट्स, इन सब पे ग्रो करते हैं। अब मीडिया वगैरह इनका बनता है। तो अलग अलग टाइप की ग्रोथ होती है, इनकी ग्रोथ फैक्टर होते हैं, उसके बेसिस पर इनके कुछ कर्व्स भी बनते हैं। इस तरह से कुछ कर्व्स बनते हैं इनके, इस तरह से कुछ कर्व्स बनते हैं, तो वो भी आप पढ़ोगे अच्छे से। क्योंकि इंडस्ट्री में आज के टाइम पर, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिसिनल इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, कैसी भी इंडस्ट्री हो, माइक्रोब्स का यूज़ हर जगह होता है। मेडिसिन से लेकर फूड तक, खाने में पैकेजिंग हर जगह होता है। तो ये आपको बहुत काम आएंगी ये सारी चीज़ें, अगर आप इसमें आगे जाना चाहेंगे इस कोर्स में। तो उसके बाद में ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, माइक्रोब्स में कैसा होता है, फंडामेंटल्स में आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे आराम से, फिर आप इजीली इन सबको पढ़ते चले जाना। उसके बाद में माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में ही और दूसरी चीज़ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एरोबिक, एनारोबिक, आप ग्लाइकोलाइसिस वगैरह पढ़ोगे, जो पाथवे होते हैं। आप बायोकेमिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, एनर्जी कैसे बनती है, बैक्टीरिया एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो इंडस्ट्री में दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, तो उसमें ये बहुत काम आता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो सब जो होते हैं, लगभग बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आती हैं। चलो, अब आगे आता है हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी एंड माइक्रोबियल जेनेटिक्स। इसमें क्या क्या, आप देखो मोलिकुलर बायोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, आपको ये हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। देखो, मैं आपको बता रहा था शुरू में, मैंने कहा था बीएससी वर्सेस नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, आपको बीएससी में अगर आपका 3 साल का है, तो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप जाए इनमें से, जो आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट सबको मिला मिला के सब कुछ देखोगे, तो लगभग 13 सब्जेक्ट होते हैं सारे मिलाकर जो होते हैं। मतलब कुछ कुछ जैसे कि ज़्यादा डिटेल में है, हम उनको एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं। तो लगभग 13 सब्जेक्ट आपके होंगे, और 13 के 13 सब्जेक्ट आप बीएससी माइक्रो में पढ़ोगे। और ये 13 सब्जेक्ट जो हैं, सिलेबस है किसका, नेट जेआरएफ का। नेट जेआरएफ में आपको 13 सब्जेक्ट का सिलेबस आएगा। कौन से वाले में, लाइफ साइंसेस से जो होता है, लाइफ साइंस माइक्रो वाले हो गया, बायोटेक वाले हो गए आप, तो आपको लाइफ साइंसेस वाला नेट जेआरएफ ही देना पड़ेगा। इसको देने के बाद में आपको लगभग इसको देने के बाद आपको 35 से लेके 40,000 तक और 45,000 तक लगभग आपको हर महीने की फेलोशिप भी मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ करना। अगर आप बीएससी माइक्रो, बायोटेक कुछ भी कर रहे हो वैसे लाइफ साइंसेज से, तो नेट जेआरएफ आप ज़रूर क्लियर करना। और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एकदम सोने पर सुहागा हो जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, इनके रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसलेशन कैसे बनते हैं, कैसे इनसे प्रोटीन बनती है। हमारी बॉडी में हर चीज़ के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो कैसे बनती है, वो कैसे अरेंज होते हैं, कौन कौन से जेनेटिक कोड होते हैं। 12th में भी आपने पढ़ा होगा। अगर 12th में आपका बेस मजबूत है, आप आराम से कर लोगे बीएससी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन क्या होता है, ओपेरोन मॉडल क्या है, उसके बाद जेनेटिक्स भी आप इसमें पढ़ोगे। सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे, मज़ा तो बहुत आएगा आपको पढ़ने में, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप सीरियसली आप अपने ग्रेजुएशन को करते हो, आपको मज़ा आता है माइक्रो के बारे में पढ़ने में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लोगे। बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स में 12th में आपने पढ़ा होगा, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, कंसेप्ट ऑफ जीन म्यूटेशन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद में देखो, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैथमेटिक्स को आपके सिलेबस में रखते हैं या नहीं रखते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ने, जिससे मैंने किया था, उसमें मैथमेटिक्स था, उसको उन्होंने नाम दे रखा था बायो मैथमेटिक्स। लेकिन मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें बायो कहाँ थी भाई, उन्होंने मेरी जान निकाल ली, मैं जस्ट पास हुआ था। आपकी कैसी है मैथमेटिक्स, कमेंट करके ज़रूर बताना, मज़ा आएगा। साथ ही में आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, सभी अपडेट्स से रिलेटेड, जॉब्स वगैरह के अपडेट्स से रिलेटेड। तो मैथमेटिक्स में भाई देखो, बेसिक मैथमेटिक्स था, हालांकि जैसा कि वो टीचर बताते कि भाई बेसिक है, काफ़ी पढ़ ले पास हो जाएगा, बेसिक है बेसिक है बेसिक है। मुझे तो इसमें कुछ बेसिक लगा नहीं, मेरी तो जान निकल गई। आपको कैसी लगती है, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री है, डिफरेंट कैलकुलस मेथड्स हैं, इंटेग्रल कैलकुलस, पता नहीं क्या क्या बन रखा है इसमें, अलजेब्रा और मैट्रिसेस, डिटर्मिनेशन, आई डोंट नो ये सब क्या है, मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में आपको। तो मैथ वाले बेहतर जानते होंगे, मैं बहुत कमज़ोर हूँ मैथ में, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। साथ ही में हमें कंप्यूटर्स भी पढ़ाया गया था और बायो स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाई गई थी। और मेरे मानने में ये दोनों ही सब्जेक्ट जो थे, प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा
अच्छे थे। बायोस्टैटिक्स को मैंने थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि अगेन इसमें मैथमेटिक्स थी, लेकिन बायोस्टैटिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है। और कंप्यूटर्स तो आप सभी को आना चाहिए क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, पीपीटीज बनानी है, अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप कभी चल के लेंगे, जब आप एमएससी वगैरह कर लोगे, कभी बच्चों को पढ़ाओगे, तो कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कंप्यूटर एक्सेल वगैरह के बारे में आपको सब कुछ पढ़ा देंगे अच्छे से। अगर टीचर्स अच्छे होंगे, नहीं पढ़ाएं तो मुझे कमेंट करके बोलना, मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो कंप्यूटर्स की बेसिक सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो हम आगे चलते हैं। अगेन यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बता दिया, 3 साल एक ही जैसे प्रैक्टिकल्स करवाएंगे। कभी वो जो है आपसे स्टेनिंग करवाएंगे, कभी आपसे जो है मीडिया बनवाएंगे, स्टेरिलाइजेशन सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें ही सिखाएंगे, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं करवाएंगे। उसके बाद में आपका कुछ और कोर्सेज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन वगैरह, ये सब चीज़ पढ़ेंगे आप। न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बेसिकली फिजियोलॉजी वगैरह है, बायोलॉजी के कुछ को आपको। ऐसा भी हो सकता है इन कोर्सेज़ की जगह आपको ओपन इलेक्टिव करके एक चॉइस मिले। ओपन इलेक्टिव होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। ओपन इलेक्टिव का मतलब है बहुत सारे सब्जेक्ट की आपको चॉइस दे दी जाएगी और उनमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना रहेगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हाँ ऐसा भी होता है। तो उसमें मतलब आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कुछ कोर्स रहेंगे या कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ कोर्सेज होते हैं, तो आप कोई भी चुन सकते हैं उनमें से। तो गैसेज एक्सचेंज वगैरह आपके हो गए। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गए, सब आप पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा और, जैसे कि ग्रोथ वगैरह, माइक्रोब्स में लाइक इंटरेक्शंस कैसे होते हैं माइक्रोब्स से, एनिमल्स के साथ में, प्लांट्स के साथ में, वो सब पढ़ोगे आप। एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं। और उसके बाद में आपका रेस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट्स कैसे एक दूसरे से, प्लांट में मूवमेंट कैसे होते हैं। लाइक कोई हमने सूरजमुखी के पौधे को हमने एक रूम में रख दिया, एक विंडो की तरफ उसका फेस हो जाएगा, तो ये क्यों होता है, इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं, ये सारी, ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। मतलब बॉटनी वाली कुछ कुछ चीज़ें भी हैं इसमें, जूलॉजी वाली भी हैं, और आप में इसमें मेडिकल की चीज़ें भी, जैसे कि नर्वस सिस्टम, आपका सारे नर्वस सिस्टम के बारे में आप पढ़ लोगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एनिमल बिहेवियर के बारे में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कभी कभी मैंने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी थी तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद में ये प्रैक्टिकल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये ज़्यादा कुछ इसमें डीप में नहीं जाएंगे। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे। चलो अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इम्यूनोलॉजी, आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल नॉलेज के व्यू से भी, और आप जनरल अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसका इम्यूनोलॉजी कहाँ से शुरू हुई, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, मैकेनिज्म कैसे कैसे ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कौन कौन से जैसे कि एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी इसमें मेथड्स लाइक एलाइजा, RIA, ये सब कुछ, ये सब पढ़ोगे। डिजीज़ के बारे में भी आप पढ़ोगे। फिर आता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अगर आपको बुक्स के बारे में जानना है कि इन सब के लिए कौन सी बुक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद में मेडिकल माइक्रो में आप इन्फेक्शन के बारे में पढ़ोगे। इन्फेक्शन कैसे होता है, इन्फेक्शन के टाइप क्या होते हैं, इन्फेक्शन किस किस से होता है और उनका ट्रीटमेंट क्या है। डायग्नोस्टिक्स के बारे में पढ़ोगे, जो इन्फेक्शन होते हैं उनका डायग्नोसिस कैसे होता है, और जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं, इन सब के बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फंगल डिजीज़, इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन डिजीज़, और केमोथेरेपी क्या होता है, ये सब के बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद में फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। देखो मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहता हूँ कि आप अगर BSc कर रहे हो ना, तो आप BSc में प्लेन माइक्रोबायोलॉजी लो, प्लेन माइक्रोबायोलॉजी लोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आप फूड एंड डेयरी भी पढ़ोगे, उसमें आप मेडिकल भी पढ़ोगे, उसमें आप एग्रीकल्चरल माइक्रो भी पढ़ोगे, इसमें आप बैक्टीरियो भी पढ़ोगे, वायरो भी पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे। लेकिन अगर आपने BSc लाइक एग्रीकल्चर से कर ली, तो आपका स्पेशलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल माइक्रो में चला जाएगा। BSc अगर फूड माइक्रो से कर ली, तो फिर आपका स्पेशलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फूड माइक्रो में चला जाएगा। वो आप MSc में करना या PhD में करना, लेकिन अगर BSc ग्रेजुएशन कर रहे हो तो प्लेन माइक्रोबायोलॉजी से करना, जिसमें आप सब कुछ पढ़ोगे, फूड, डेयरी, एग्रीकल्चर, मेडिकल, माइक्रो, सब कुछ। तो फूड एंड डेयरी में फूड से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है आपको। फूड बोर्न डिजीज, प्रिजर्वेशन, स्पॉइलेज, टाइप्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब कैसे बनते हैं, फंजाई बैक्टीरिया का क्या काम होता है इसमें, ये सब चीज़ें। उसके बाद में दूध में जो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ मिल्क, यानी कि कर्ड में भी माइक्रोब्स होते हैं, मिल्क में भी माइक्रोब्स होते हैं, पास्चराइजेशन क्या होता है, मदर डेयरी का जो दूध है ये कैसे बनता है, आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है ये पढ़ने का। उसके बाद एग्रीकल्चरल माइक्रो में अगर मैं बात करूँ तो
रोल ऑफ माइक्रोब्स आपका क्रॉप्स में, एग्रीकल्चर में, राइजोस्फेयर क्या है, राइजोप्लेन क्या है, कौन से बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं, वायरस हैं जो माइक्रोब एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं या फिर डिजीज़ कोज करते हैं, उनके ट्रीटमेंट क्या हैं, आपका फर्टिलाइजर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ आप इंपॉर्टेंट फंगल बैक्टीरियल डिजीज सब कुछ पढ़ोगे। उसके बाद में सिलेबस में ही अगर हम और बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपका डीएनए से रिलेटेड जितना भी टेक्निक्स हैं, लाइक डीएनए से डीएनए कैसे बन रहा है, या डीएनए से हम डीएनए को कैसे प्योरीफाई कर रहे हैं, कैसे प्रोटीन बनेगा, ये सब कुछ। पीसीआर क्या है, आपने सुना होगा कि पीसीआर करवाना पड़ता है कोविड की रिपोर्ट के लिए, तो वो सब आप इसमें पढ़ोगे। डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए को कैसे निकालते हैं शरीर से बाहर, सेल से बाहर, एंटीबॉडीज़ कैसे बनती हैं, वैक्सीन्स कैसे बनती हैं, ये सब कुछ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसको तो आप ना घोल के पी जाना एकदम, जैसे तावीज़ को घोल के पी जाते हैं ना, तांत्रिक देते हैं तावीज़ घोल के पी जाते हैं, ये सब कुछ। वैक्सीन कैसे बनेगी, डिजीज आपका डीएनए वाली वैक्सीन कैसे बनती है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं आपका, और बहुत बहुत सारी चीज़ें, एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं, क्लोनिंग कैसे होती है। आपने अगर 12th क्लास में पढ़ा होगा तो एक क्लोन शीप बनाई थी, भेड़ शीप थी, डोली उसका नाम था, तो वो कैसे बनी थी वो सब कुछ आप इसमें पढ़ लोगे। ये मज़ेदार है भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पीसीआर वगैरह भी पढ़ लोगे उसमें। उसके बाद में इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल में लाइक इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्रियल माइक्रो की मैं बात करूं, आज के टाइम में लगभग जितनी भी इंडस्ट्री है, फूड से लेकर मेडिसिन तक की कैसी भी इंडस्ट्री है, सब में माइक्रोबायोलॉजी यूज़ होती है। कैसे यूज़ होती है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स कैसे होता है, किस चीज़ से होता है, कितने कितने फंजाई से होता है, एंजाइम कैसे बनते हैं, मेडिसिन कैसे बनती हैं, आपका ये अमाइलेज, सेलुलेज, पेक्टिनेज ये कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लाइसिन, ये सब इंडस्ट्रीज़ में कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनके फंडामेंटल प्रोसेस क्या क्या है, फर्मेंटेशन कैसे होता है, उस कितने टाइप का होता है, ये सब कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ने के लिए मिलेंगी। देख रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी में भाई बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर जितना कुछ हमें पढ़ने के लिए मिलता है, इतना ही स्कोप भी मिल जाए ना, तो मज़ा ही आ जाए। उसके बाद एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, जैसे कि माइक्रोबियल इकोलॉजी, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरली कैसे कैसे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल में क्या क्या होंगे, पानी में कौन से होंगे, हवा में कौन से होंगे, हमारे शरीर में कौन से होंगे, शरीर के ऊपर कौन से होंगे, आँखों में कौन से हैं। असल में ह्यूमन बॉडी जितनी भी होती है उसमें सर से लेकर पैर तक पूरे माइक्रोब्स भरे हुए होते हैं, तो उन सब के बारे में आप पढ़ोगे। इंटरेक्शन, यानी कि माइक्रोब्स आपस में कैसे, जैसे कि हम ह्यूमन्स हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, हम मुझे खाना दे दो, मैं तुमको रहने के लिए जगह दूंगा। इसी तरह माइक्रोब माइक्रोब इंटरेक्शन क्या है, माइक्रोब प्लांट इंटरेक्शन क्या है, माइक्रोब एनिमल इंटरेक्शन क्या है, इसके ऊपर मेरे लेक्चर्स भी हैं, मेरे चैनल पर जाकर आप सर्च कर लीजिए, और पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार। उसके बाद में COD, BOD ये सब कुछ वगैरह, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीवेज, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया, सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। उसके बाद में एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक, हम माइक्रो पढ़ रहे थे लेकिन यहाँ बायोटेक भी आ गई है। तो अब ये ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफिलिएंट्स, मैंने बताया सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होंगे यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। वो आपको डिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये केमिकल लगा देते हैं खेतों में, इनको कैसे डिग्रेड करना है वो भी पढ़ोगे। बायो पेस्टिसाइड्स क्या क्या होते हैं, बैसिलस थ्यूरिनजाइंसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको सर्च करके देखना, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा ये क्या है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि बायोपेस्टिसाइड का एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं इसके ऊपर, तो एक बार सर्च करके ज़रूर देखना इसके बारे में। सो दिस वाज अबाउट द सिलेबस। और उसके बाद में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपको फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको आईटी के बारे में भी पढ़ाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे। लैन मैन वैन क्या होता है कंप्यूटर्स में, जैसे बताया था ना, वो चीज़ें भी, टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, और ग्रेजुएशन में सिर्फ ये नहीं है कि माइक्रो कर रहे हो तो माइक्रो ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको मैथ भी मिल सकता है, आपको ये IT भी मिलेगा, आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये गजब का सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आपको अभी मैं बताऊंगा तो मे भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आए, लेकिन जीनोमिक्स मतलब कि
डीएनए आरएनए से रिलेटेड है, प्रोटियोमिक्स प्रोटीन से रिलेटेड है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायो प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर या उसमें जो इन्फॉर्मेशन है या फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो उसमें इन्फॉर्मेशन है, हम उसको कंप्यूटर में कैसे सेव करके रख सकते हैं ताकि हम आगे आने वाली जनरेशन से उसे कंपेयर कर सकें, या हज़ारों लाखों पुराने साल मिले, जो हज़ार लाखों साल मिले पुराने होते हैं ना, फॉसिल्स होते हैं, उनसे उनके डीएनए से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सब्जेक्ट आपका है, इसको आप इसमें करियर बना सकते हो अपना। तो प्रैक्टिकल्स आपको अलग अलग करने के लिए मिल सकते हैं, आपको एलाइजा करवा सकते हैं वो लोग, फूड एंड डेयरी में बैक्टीरियल काउंट करवा सकते हैं, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट करवा सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करवा सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ आपका बेवरेजेस में लाइक आपका प्रोडक्शन ऑफ वाइन करवा सकते हैं, वो एंटी माइक्रोबियल टेस्टिंग करवा सकते हैं, उसके बाद में स्टडी ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया ये करवा सकते हैं। आपको लिखने के लिए सारे प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, करवाने के लिए बहुत कम मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल्स में तो आपको मैंने बता दिया है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो इसमें और चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, लाइक डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलॉजी। आपको डायग्नोस्टिक मतलब कि कोई बीमारी है तो उसका कैसे पता लगेगा, तो माइक्रोबायोलॉजी में आप ये भी पढ़ोगे। उसके बाद में आपको जितने जितने टाइप के ऑलमोस्ट टेस्ट होते हैं, सीरम, बॉडी फ्लूइड्स से रिलेटेड जितने होते हैं, बीटा लैक्टेमेस टेस्ट होते हैं, आपका एलाइजा वगैरह हैं, ये सब आपका डायग्नोस्टिक्स में आ जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड ये सब आप पढ़ोगे। डीएनए प्रोब, पीसीआर, उसके बाद में इम्यूनो एसेज जैसे कि एलाइजा वगैरह होते हैं, ये सब भी आप पढ़ोगे। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है, ये सब पढ़ो। ये अच्छा है। इसको पढ़ने के बाद में अगर आपने इसमें अपनी मास्टर्स कर ली तो आप लैब वगैरह में वर्क कर सकते हो ईजिली, आपका हाथ इसमें अच्छा हो जाएगा। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस सब्जेक्ट को थियोरेटिकल भी अच्छा पढ़ना और प्रैक्टिकल भी करने की इसमें कोशिश करना। तो बायोसेफ्टी एंड बायो एथिक्स, बायोसेफ्टी और बायो एथिक्स, लाइक बायो एथिक्स में आप क्या पढ़ोगे, जैसे कि अभी आपने कुछ सुना होगा जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये है एक ससुर जी हैं, ठीक है, और ये एक बहू है उनके बेटे की, ये उनका बेटा है और ये उनकी बहू है। तो ये कुछ ऐसा होता है कि बेटे से अगर उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो स्पर्म वो किसी दूसरे से ले सकते हैं, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन हो या फैमिली का ही कोई पर्सन हो, यहाँ से स्पर्म लेके वो यहाँ पर उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, आईवीएफ, वहाँ पर उसको फर्टिलाइज करके यहाँ से बेबी पैदा हो सकता है। तो बायोलॉजी के टर्म्स में ये चीज़ सही है, ठीक है, अगर बच्चा करना है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन बायो एथिक्स लाइक हमारे रिलीजन इस चीज़ की परमिशन नहीं देते, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ऐसी पढ़ाई जाएंगी। बायो सेफ्टी, अगर आप प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हैं तो आपको क्या क्या किन किन गाइडलाइंस का, सेफ्टीज़ का ध्यान रखना है, उन सब का बारे में आप पढ़ोगे। ओके, तो उसके बाद में बायो पेटेंट्स वगैरह के बारे में भी पढ़ोगे, लाइक अगर आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट की है तो उसका आपको पेटेंट कैसे मिलेगा, लाइसेंस कैसे मिलेगा, वो चीज़ आपके नाम पे कैसे रजिस्टर होगी, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। आपको कोई भी इसमें डाउट्स रहे होंगे तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछिए। इस वीडियो में कोई डाउट्स हों तो कमेंट करके पूछिए। चलो भाई, लंबा वीडियो हो गया, आई एम सॉरी थोड़ा सा बोर करने के लिए आपको, लेकिन अगर आप नए हो बिल्कुल तो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।